चलिए, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्न विथ फोकस पर। कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, यही पढ़े थे कि जो है कल न्यूटन का दूसरा नियम पढ़ा गया था ना, जो प्रूव भी किया गया था। F इक्वल टू क्या आया था, ma प्रूव किए थे ना। F इक्वल टू क्या प्रूव किया गया था, ma। पहले k में आया था, फिर हम लोगों ने k की वैल्यू कितनी रख दी थी, 1। तो क्या प्रूफ हो गया था, F इक्वल टू ma। और हमने इसकी डिफिनेशन बना दी थी क्या, कि मान लो अगर हम इसको मान लेते थे F ये m कितना हो, 1 kg हो, कितना हो 1 kg हो। और a हम कहे ना, a क्या है, एसिलरेशन। और a को हम मान लेते थे कितना, कि 1 मीटर पर, क्योंकि सबको यूनिट याद हो चुकी है। एसिलरेशन की यूनिट क्या होती है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और m की यूनिट कितनी लेते हैं, किलोग्राम। मास को किस में लेते हैं, किलोग्राम में, सबको बताया गया था SI यूनिट्स में। तो हम अगर इसकी जगह कितना रखें, 1 kg ना, देखो F इक्वल टू 1 kg रखें, और एसिलरेशन की जगह कितना रखें, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उससे आगे बढ़ते, पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दिया जाएगा। कल एक्सरसाइज करेंगे, फिर अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे हम लोग, है ना। तो अब देखो क्या हो रहा है, F इक्वल टू इसको 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 क्या आ जाएगा, kg। m क्या है, मीटर, चाहे लिखना चाहो तो पूरा लिख लो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या, kg मीटर पर सेकेंड। तो एक चीज़ तो हमको समझ में आ गई कि F किसके बराबर हुआ, 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसकी डिफिनेशन ऐसे भी बनाई जा सकती थी, कैसे, कि अगर मैं कह देता कि 1 यूनिट फोर्स, तो फोर्स की यूनिट कितनी आ गई, 1 ही तो आई है। तो 1 यूनिट, और इसी को kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम दूसरा, क्योंकि ये किसके नियम है, न्यूटन के, क्योंकि न्यूटन का कौन सा नियम है, दूसरा नियम। तो न्यूटन को सम्मान देने के लिए इसकी जो ये वाली यूनिट है, तो ऑनरेबल न्यूटन के लिए, न्यूटन के सम्मान में इसको क्या कह दिया गया, न्यूटन। और कितने न्यूटन, चूँकि 1 न्यूटन आ रहा है, तो F इक्वल टू कितना, 1 न्यूटन। ठीक है, 1 न्यूटन। एक बात और याद रखना कि जब स्मॉल लेटर में लिखते हैं, जब भी किसी वैज्ञानिक का नाम फिजिक्स में लिखते हैं तो हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं, लेकिन अगर इसकी यूनिट दिखानी केवल, तो हम उसको कैपिटल N से दिखाएंगे, या R या 1 न्यूटन। ऐसे दिखाना तो 1 न्यूटन दिखाएंगे, और ऐसे लिखेंगे तो स्मॉल में लिखेंगे न्यूटन, है ना, 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन फोर्स कितना होगा, न्यूटन यूनिट किसकी, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, जो किसके, न्यूटन के सम्मान के लिए दिया गया ना, कि फोर्स को हम लोग किस में दिखाएंगे, अब हम न्यूटन में। और वैसे होती कितनी है, किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। हिंदी में लिखना चाहो तो लिख लो ना, क्या होती है, किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होती है ना। और इसी को हम क्या कहते हैं, न्यूटन कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, हिंदी में लिखना चाहो तो न्यूटन, क्या होती है, न्यूटन। क्यों, न्यूटन के सम्मान में दिया गया। तो एक चीज़ तो समझ में आ गई कि हम लोगों ने जब पहला नियम पढ़ा, तो पहला नियम हमको क्या देता है, कि बल क्या है। तो हम लोग समझ गए थे कि फोर्स क्या है, एक एजेंट है जो क्या चेंज ऑफ कंडीशन ऑफ मोशन को प्रभावित करता था ना। दूसरा नियम क्या देता है, कि वो बल कितना है। पहला नियम बताता था बल क्या है, दूसरा नियम बल कितना है, उसका मैग्नीट्यूड बता रहा है। देखो यहाँ पे हम बल दूसरे से निकाल सकते हैं। अब तीसरा नियम क्या देता है, हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ तक कि हमको समझ में आ गया। फिर हम इसमें और समझते हैं कि हम बल की जो है फोर्स की यूनिट निकाल चुके। और फोर्स कौन सी क्वांटिटीज है, वेक्टर क्वांटिटीज। ये पहले भी बताया जा चुका था कि फोर्स कौन सी क्वांटिटीज है, सबसे पहले चैप्टर में बताया गया था ना। फोर्स कौन सी क्वांटिटीज है, वेक्टर, है ना, इट्स वेक्टर क्वांटिटीज, इट्स वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, बल कौन सी राशि है, सदिश राशि है, बल सदिश राशि है। ठीक है, याद रखिएगा, बल कौन सी राशि है। इसीलिए जब भी दिखाना होता है तो इसके ऊपर हम तीर लगा के भी दिखाते हैं। तो यहाँ तक कि किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं। लेकिन अगर डिफिनेशन बनानी हो तो हम लोग यहाँ से क्या लिखेंगे, कि 1 न्यूटन बल, 1 न्यूटन वह बल है जो 1 किग्रा, कितने किग्रा, 1 किग्रा के द्रव्यमान वाले वस्तु पर आरोपित करने से, आरोपित बल लगाया जाएगा ना, आरोपित करने से उसी दिशा में कितने मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण हो रहा है, 1 मीटर, है ना। ये परिभाषा लिख सकते हैं। 1 न्यूटन बल क्या है, कोई पूछे 1 न्यूटन बल क्या है, तो हम ऐसे दिखा देंगे। 1 न्यूटन वह बल है जो 1 किग्रा के द्रव्यमान वाले पे हम फोर्स ऐसे लगाए तो उसमें कितना का एक्सीलरेशन आ जाए, 1, है ना। 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर सके, त्वरण उत्पन्न
कर सके, जो करेगा हम उसको क्या कहेंगे, 1 न्यूटन बल उत्पन्न कर सके। तो आपसे कोई पूछे 1 न्यूटन बल क्या है, तो हम क्या बताएंगे, 1 न्यूटन वह बल है जो किसी 1 किग्रा के, है ना, एक पिंड कितना हो, 1 kg का, 1 किग्रा के पिंड पर वह बल लगाने से उसमें कितना का एक्सीलरेशन है, 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो हम कहेंगे वो बल हमने कितना लगाया, 1 न्यूटन। तो हमने अपने हिसाब से परिभाषा बना ली कि 1 न्यूटन बल क्या होगा। और अंग्रेजी में भी लिखना चाहें तो हम अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं, 1 न्यूटन फोर्स इज 1 न्यूटन फोर्स इज 1 न्यूटन। देखो 1 न्यूटन वह बल है जो ऐसे करता है, तो हम इसमें भी क्या लिख लेंगे, 1 न्यूटन फोर्स इज दैट फोर्स विच क्या करे, देखो 1 न्यूटन फोर्स इज, 1 न्यूटन वह बल है, दैट फोर्स विच जो क्या करे, 1 kg मास वाले, कितने kg के, 1 kg ना, क्या करे, क्रिएट कर दे, मान लो पहले क्रिएट्स करता है, क्रिएट्स 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एसिलेरेशन कितने का एसिलेरेशन लाए, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एसिलेरेशन लाए, लेकिन कितने kg के मास पे, द्रव्यमान कितना होना चाहिए, 1 kg मास का, कितने kg का होना चाहिए, 1 kg। तो हम अगली लाइन से क्या लिख लेंगे, 1 kg मास कितना, बोलो आप, मास आप कितने, 1 kg ना, 1 kg, ठीक है, हो गया। तो 1 न्यूटन फोर्स क्या होगा, 1 kg के मास पे जितना भी एसिलेरेशन लाया हम उसको क्या कहेंगे, 1 न्यूटन फोर्स कहेंगे। तो यहाँ तक की डेफिनेशन हिंदी में लिखे अंग्रेजी में लिखे इसमें हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसको मिटा दें, आगे बढ़ते हैं। अब हम थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन पे जानने के पहले थोड़ा सा इम्पल्स सीख लेते हैं। क्या सीखते हैं, इम्पल्स। इम्पल्स मतलब आवेग। यहाँ तक मिटा दें, हम लोग क्या सीखेंगे, इम्पल्स, है ना। इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स को क्या कहेंगे, आवेग कहते हैं। क्या कहते हैं, बल का आवेग, बल का आवेग इसको कहते हैं, फोर्स ऑफ, इम्पल्स ऑफ फोर्स, इसको क्या कहेंगे, इम्पल्स ऑफ फोर्स कहेंगे, ठीक है। इम्पल्स ऑफ फोर्स। जैसे मैं भी समझाता हूँ, बल का आवेग, इम्पल्स ऑफ फोर्स। मैं कह दूं कि कोई फोर्स बहुत कम समय के लिए अगर आरोपित हो तो उसको कहते हैं इम्पल्स ऑफ फोर्स, आवेग कहते हैं। क्या कहते हैं, बल का आवेग, ठीक है। जैसे मैं कह दूं कि जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे थे, रोड पे मोटरसाइकिल निकली और वो अचानक आपके पैर पे चढ़े और एकदम से निकल जाए, तो आपके मुंह से एकदम से चीख निकल जाती है। तो उस समय क्या होता है, बहुत कम समय, देखो एकदम 1 सेकेंड में ही, 1 सेकेंड से भी कम समय लगा, गाड़ी आपके पैर पे चढ़ी और निकल गई, और आपके मुंह से क्या निकल गई, चीख। तो देखो तुम्हारे ऊपर जब गाड़ी चढ़ी तो उसने क्या लगाया, फोर्स लगाया, लेकिन ऐसे चढ़ी और निकल गई, तो क्या कुछ सेकेंड में, चढ़ने और उतरने में कितना, बहुत कम समय लगा। तो हमको क्या समझ में आ रहा कि बहुत कम समय के लिए जब कोई फोर्स हमारे ऊपर क्या हो, लगे, तो हम उसको क्या कहते हैं, बल का आवेग। क्या उस समय देखो उसका आवेग बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन समय क्या होता है, बहुत कम। समय क्या होता है, बहुत कम। बहुत सारे उदाहरण मैं इसको समझाता हूँ। तो हम क्या कहेंगे, बल का आवेग क्या होता है, बल का आवेग। तो हम क्या लिखेंगे, अ लार्ज फोर्स। देखो फोर्स कैसा होना चाहिए, गाड़ी चढ़ गई तो बहुत ज़्यादा ही होता है, गाड़ी कितना फोर्स लगाएगी, बहुत ज़्यादा लगाएगी, लेकिन समय कितना, बहुत कम समय के लिए, तो उसको क्या कहते हैं, इम्पल्स। तो हम क्या कहेंगे, अ लार्ज फोर्स, अ लार्ज फोर्स, अ लार्ज फोर्स अप्लाइड, अप्लाइड वेरी शॉर्ट टाइम, है ना, वेरी शॉर्ट टाइम या स्मॉल टाइम, वेरी शॉर्ट टाइम। हमको अंग्रेजी थोड़ी कम आती, चला लेना ना, व्याकरण त्रुटि ना निकालने लगना। इज कॉल्ड इम्पल्सिव फोर्स, इज कॉल्ड इम्पल्सिव फोर्स, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स में व्याकरण का कोई विशेष मतलब नहीं होता। इम्पल्सिव फोर्स, वही इम्पल्सिव फोर्स क्या होगा, जब कोई फोर्स क्या बहुत कम समय के लिए अप्लाई हो, तो इम्पल्सिव फोर्स को क्या कहते हैं, आई से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, तो आई कितना होगा, F इंटू डेल्टा टी, बहुत कम समय, अर्थात बल और जो है वो लगाए गए अल्पकाल के लिए जो भी समय लगता है, उन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। इसको हम क्या लिखेंगे, जब कोई बल, जब कोई बाह्य बल बहुत कम समय के लिए वस्तु पर आरोपित हो तो
बल और उस अल्प समय ही तो है, अल्प समयांतराल का गुणनफल। देखो 9th का है भी ना, 9th 10th सब काम आता है। गुणनफल अल्प समयांतराल के गुणनफल के बराबर होते हैं, के बराबर का गुणनफल के बराबर होता। देखो इन दोनों के गुणनफल है ना, बल और समय के होता। आप लोग को समझना ना, प्रोडक्ट ऑफ एफ इंटू डेल्टा टी है ना। डेल्टा टी क्या, बहुत कम समय, क्षणिक समय, एकदम सेकेंडों में। और चूँकि अब सबको पता है, यहाँ से हम लोग कहें आई इक्वल टू क्या बोले, एफ इंटू डेल्टा टी। इसको हम यहाँ तक छोड़ देते हैं। इसके बाद इतना समझ में सबको आ ही रहा होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा, हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी बताए थे तुम लोगों को, याद करो। रेट चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता था, रेट चेंज ऑफ मोमेंटम हमने क्या पढ़ा था। अच्छा, इसी को डालते हैं यहाँ पे, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इंटू डेल्टा टी। उसी को हम फिर से लिखते हैं आगे बढ़ने के लिए ना। देखो चूँकि एफ को हमने क्या बताया था, एफ क्या होता था, न्यूटन का दूसरा नियम याद करिए, एम इंटू ए, अभी प्रूव किए थे ना। तो यहाँ पे हम क्या, एफ की है क्या रख सकते हैं, बोलो, एम ए रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, एम ए इंटू डेल्टा टी। और ए क्या है, एसिलेरेशन। एसिलेरेशन को हम लोग प्रूव किए थे, क्या होता था, डेल्टा वी अपान डेल्टा टी। इसको ऐसे भी लिखते थे ना, बहुत कम समय के लिए लगे, v माइनस यू अपान टी लिखते थे ना, यही तो लिखा जाता था। और v माइनस यू को हम क्या कहते थे, डेल्टा v कहते थे। और यही t को हम डेल्टा t, अगर बहुत कम समय के लिए है तो डेल्टा t हो सकता है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमने a की है यहाँ पे क्या लिख दिया, डेल्टा v अपान डेल्टा t। तो m इंटू डेल्टा v अपान डेल्टा t इंटू डेल्टा t, और ये ऊपर नीचे वही कट जाएगा। तो I इक्वल टू क्या आ रहा है, m डेल्टा v। अच्छा, डेल्टा v क्या है, v माइनस यू ही तो है। देखो डिफरेंस किसका, उसकी वेलोसिटी के बीच का। तो हम क्या लिखेंगे, I इक्वल टू एम वी माइनस यू। इसको देखो क्या लिखेंगे, एम वी माइनस एम यू। और एम वी माइनस एम यू को क्या होता है, चेंज ऑफ मोमेंटम। हमने सबसे पहले बताया था ना जब प्रूव किए थे, तो क्या आया था, एम वी माइनस एम यू क्या होता था, चेंज ऑफ मोमेंटम। चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब संवेग परिवर्तन की दर। और आई क्या है, बल का आवेग। तो बल का आवेग, यही तो बल का आवेग, इम्पल्सिव फोर्स क्या है ना, इम्पल्स ऑफ फोर्स किसके बराबर होगा, इम्पल्स ऑफ फोर्स, इसको लिखेंगे बल का आवेग है ना, किसके बराबर होगा, यही एम वी माइनस एम यू। और यही क्या है, संवेग परिवर्तन की दर। देखो कैसे, परिवर्तन की दर क्यों कह रहे हैं, हम लोग संवेग की परिभाषा पढ़ चुके थे, क्या था, एम वी। पी इक्वल टू क्या होता था, एम वी, और यही मोमेंटम होता था। पी इक्वल टू क्या, एम वी। और मैंने कहा था ना कि अगर मान लीजिए पहले किसी समय उसका मोमेंटम कितना था, एम v1 था, फिर कुछ समय बाद कितना हो जाएगा, एम v2। अब चेंज ऑफ मोमेंटम, संवेग परिवर्तन कितना होगा, बोलो। p इक्वल टू क्या निकाले थे, p2 माइनस p1, और ये कितना आया था, एम v2 माइनस एम v1। और चूंकि एम v2 की है तो क्या है, एम v है, और v1 की है क्या है, एम u है। यही तो है संवेग परिवर्तन, संवेग परिवर्तन ही तो है चेंज ऑफ मोमेंटम, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो क्या एम वी माइनस एम यू क्या है, संवेग परिवर्तन, क्या है, संवेग परिवर्तन। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, संवेग परिवर्तन इसी को कहते हैं चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, चेंज ऑफ मोमेंटम। इम्पल्सिव ऑफ फोर्स, बल का आवेग क्या हो गया, संवेग परिवर्तन। और ये क्या है, चेंज ऑफ मोमेंटम, क्या है, चेंज ऑफ, दिख ही रहा होगा, देख लें, हाँ दिख रहा है। तो चेंज ऑफ मोमेंटम, यहाँ तक कि किसी को कोई विशेष दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमको समझ में आता है कि हमने जो है क्या निकाल लिया कि इम्पल्सिव फोर्स क्या होगा, बल का आवेग बराबर संवेग परिवर्तन। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि आई इक्वल टू क्या, एम वी, ये हम प्रूव कर चुके हैं। इसको देखो हो गया हो तो मिटाता हूँ मैं, थोड़ा सा आगे लिखूँ, मिटा दिया जाए, हाँ। इम्पल्स ऑफ फोर्स है ना, क्या रहा था, चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट चेंज ऑफ नहीं, केवल चेंज ऑफ मोमेंटम। मतलब क्या, बल का आवेग क्या था, संवेग परिवर्तन की दर। और इम्पल्सिव फोर्स को हम लोगों ने क्या लिखा था, अभी हमको सबको पता है ना, क्या लिखते हैं,
एफ इंटू डेल्टा टी। चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हुआ, एम वी माइनस एम यू हुआ। देखो एम वी माइनस एम यू हुआ। और अगर हम टी को इधर नीचे ले जाएं तब भी ले जा सकते हैं। तो अगर हमको फोर्स को कम या ज़्यादा करना है, एम वी माइनस एम यू अपान डेल्टा टी। डेल्टा टी, मान लो समय केवल टी ही लग रहा होता तो हम टी भी लिख सकते थे। तो इसको देखो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ये इतना केवल इम्पल्स है, लेकिन इम्पल्स को कम या ज़्यादा करना, जैसे मैं कह दूँ कि कोई बॉडी है ये चल रही, ठीक है, अब इसमें मोमेंटम कब चेंज होगा कि मैंने इसके आगे ये लगाया और ये रुकने लगे, इसकी वेलोसिटी जब चेंज होगी तभी तो हम कहेंगे मोमेंटम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यही तो कंडीशन हुई मोमेंटम चेंज होने की। और ये सीधे चलती जा रही, हमने इस पर कोई भी बाहरी एजेंट या फोर्स नहीं लगाया, तो क्या मोमेंटम चेंज होगा? नहीं। मोमेंटम चेंज होने का मतलब इसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा, तब कोई दिक्कत नहीं। और जैसे मैं आगे लगाता हूँ तो इसकी वेलोसिटी क्या होती, चेंज होती। जैसे मैं कह दूँ कि कोई एम मास का, कितने मास का, एम मास का कोई क्या है, एक ऑब्जेक्ट था, बॉडी है, वो कितनी वेलोसिटी चल रही थी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी यू थी, मास तो एम ही रहेगा। तो अब बताओ उसका मोमेंटम कितना होगा, P1 इक्वल टू एम यू होगा। और फिर हमने कहा अब हमने उस पर, वो ऐसे चलती जा रही थी और हमने उस पर आगे क्या रोकने के लिए फोर्स लगाया। अब उसको चेंज होकर कितना हो गया, एम वी हो गया। मान ली उसकी वेलोसिटी बदल के कितनी हो गई, वी हो गई। तो अब बताओ मोमेंटम कितना हो जाएगा, वी हो जाएगा। तो अब चेंज कितना हुआ, मोमेंटम कितना होगा, P2 माइनस P1 करेंगे, मतलब एम वी माइनस का एम यू करेंगे। यहाँ तक की बात सबको समझ में आ रही। तो यही तो चेंज मोमेंटम है। ये क्या है, चेंज मोमेंटम। तो एक चीज़ तो समझ में आ रहा है, जो कंटेंट है हम एम को नहीं बदल सकते। कोई चीज़ आ रही है तो उसकी हम वेलोसिटी को क्या फोर्स लगाएंगे तब बदलेगा ना। इसके पहले वो कितने सारे हमसे क्या मतलब, कोई गेंद तुम्हारी तरफ आ रही है तो क्या ना तो तुम उसके मास को बदल सकते हो कि वो जितना आ रहा था, ना तो उसकी वेलोसिटी बिना तुम फोर्स लगाए बदल सकते हो। अब फोर्स लगाओगे तो मोमेंटम चेंज होगा। अब कितनी जल्दी या कितना कम होता है, तो एक चीज़ तो ये है कि हम उस वेलोसिटी को भी बदल नहीं सकते। तो बदल किसको सकते थे, वेलोसिटी बदलेगी, कब फोर्स लगाएंगे तो हो सकता है बहुत जल्दी बदल के शून्य हो जाए। देखो मैंने लगाया एकदम से, ये एकदम से आके जीरो हो गई, ठक से बोला और जीरो हो गया। तो क्या होता है कि बहुत तेज़ी से हमको लगता है। दूसरा तरीका ये था कि ये आए और हम इसको थोड़ा सा धीरे से करें, तब भी वेलोसिटी जीरो हो सकती थी। दो तरीके थे, एक तो हम क्या मोमेंटम बहुत एकदम से बदल सकते हैं, दूसरा चेंज ऑफ मोमेंटम को धीरे धीरे बदला जा सकता है। ये कैसे देखते हैं हम लोग, यही मान लेते हैं कि अगर मान लीजिए मास कितना होता, 10 होता, मास 10 ना मानो 5 मान लो, और उसकी वेलोसिटी पहले कितनी होती, इसकी मास कितना मान लेते हैं, m मान लेते हैं 5, और वेलोसिटी उस समय कितनी थी, 10 थी। और अब देखो ये कितना हो गया, 50 हो गया। और हम कहते हैं हमने उसके आगे फोर्स लगाया और अब उसके मोमेंटम को हम चेंज करके जीरो करना चाह रहे हैं। तो अब ये कितना है, पहले 10, फिर यहाँ कुछ समय बाद वो हो गया कितना, जीरो। तो इसका ये क्या हो गया, दूसरा वाला v हो गया जीरो। तो हम क्या करेंगे, P2 माइनस P1 एम वी, ये क्या होगा, जीरो हो गया। पहले कितना था, 50, यही तो हुआ। चेंज ऑफ मोमेंटम कितना हुआ, 50। समय कितना, ये डेल्टा टी। देखो इसको हम मान सकते थे ऐसे, हमने सपोज किया था कि m हमारा 2 kg का है, ये हम 2 ही ले रहे हैं केवल यूनिट, और पहले हमारी वेलोसिटी कितनी थी, u 10 मीटर पर सेकंड थी। कितनी थी, 10 मीटर पर सेकंड। और चेंज होके v कितनी हो गई, जीरो। हमने रोका तो जीरो हो गई। अब बताओ कि ये कितना होगा, f इक्वल टू एम वी के जगह जीरो रखोगे कितना हो जाएगा, जीरो। यू की जगह 10 ये रखोगे 20, कितना हो गया, 20। तो कितना आ रहा है, नीचे डेल्टा टी। हमने अभी समय की कोई बात नहीं की। तो एफ इक्वल टू कितना आ रहा है, 20 अपॉन डेल्टा टी। माइनस की कोई मतलब नहीं, क्यों, हमको केवल इसके मैग्नीट्यूड से मतलब है। माइनस क्या दिखा रहा है कि डायरेक्शन विपरीत, फोर्स ऐसे लगाया हमने, फोर्स वेक्टर क्वांटिटीज है ना, और ये लगा इधर की ओर, माइनस केवल उतना सूचित कर रहा है। तो 20 अपॉन डेल्टा टी। अब हम क्या चाह रहे हैं कि ये फोर्स कितना लगे। हम कहते हैं ये एकदम से आया, ठक से लगा, एकदम 1 सेकेंड भी नहीं लगा। समय कितना लगा, ये हमारा टी जो लगा वो 0.1 लगा। कितना लगा, या हम कहते हैं 0.1 लगा। तो हम फोर्स कितना हो जाएगा, 20/0.1 करो, पॉइंट हटाया, ये कितना आ गया, एफ हमारा 200 न्यूटन। अर्थात अब सोचो, अब ये जो लगा वो हमारे ऊपर कितने का बल लगा रहा, 200 न्यूटन। तो इसका मतलब मैं अचानक कोई गेंद आई हमारे ऊपर लगी तो
हमने 0.1 सेकंड में रोक लिया तो हमारे ऊपर कितने का बल लगा देगी? 200 न्यूटन का ना। अगर मैं 1 सेकंड में लगाता तब 20 ही लगता, 20 बटे अगर 1 सेकंड में रोकता तो कितने बल लगाता? 20 का लगाता। और हमने उसको और कम में रोक लिया 0.1 में, तब कितने का लगा रहा है? 200 न्यूटन का लगा रहा। और कोई चीज़ इससे भी कम लगा दे, 0.01 कर दो, कितना? 20 बटे 0.0, आप पॉइंट लगाओगे तो कितने जीरो? 2000 न्यूटन का बल है ना। लेकिन हम क्या चाह रहे हैं कि वो फोर्स हम पे कम लगे। खिलाड़ी मैच खेलते समय क्या करता है कि कोई गेंद तेजी से कैच आता तो हाथ अपने क्या करता है? पीछे खींचता। तो पीछे करने में गेंद आई संपर्क में और हाथ पीछे करते जा रहा है, तो क्या ले रहा? समय तो ले रहा। देखो वेलोसिटी उसकी धीरे धीरे चेंज होगी ना, जब हाथ में आ जाएगी तो जीरो होनी है। पहले 100 की थी, फिर क्या होगी? कम होगी, 50, 40, 30, जितना समय लेता जाएगा। एकदम से लगाए तुरंत जीरो हो जाएगा। ये चीज़ हमको समझ में आ रही। तो मान लीजिए अगर यही आते आते वो कितना समय ले लेता? अगर मान लो ये गेंद कोई होती तो गेंद की वेलोसिटी मान लो कम से कम ना होती तो 150 की रफ्तार से तो फेंकते ही। मान लीजिए 150 की, कितने की रफ्तार से? 150 की आ रही होती। तो यहाँ पे ये कितना होता बोलो? 150 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, कितने न्यूटन? 300। और अब यहाँ पे रखेंगे तो बहुत ज़्यादा बल काम करने लगेगा। क्यों? तो हम क्या चाह रहे हैं कि वो फोर्स हमको 300 का डायरेक्ट लग जाए। हम इस पे अगर समय कम लगा देंगे तब बताओ कितना होगा? 0.1 में रोक लेते तब तो 3000 न्यूटन बल लगता है ना। और अगर केवल 1 सेकेंड में भी रोकते तब भी कितना लगता? 300 न्यूटन का लगता। और हम क्या चाह रहे हैं कि हमको कम से कम गेंद लगे। अगर 150 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आ रही हो कि उसको कैच लेना, हमको रेस्ट में लाना है, चेंज ऑफ मोमेंटम, तो हम क्या चाह रहे हैं? वो चेंज ऑफ मोमेंटम जो संवेग परिवर्तन हो धीरे धीरे हो ना। तो हमने क्या कहा कि हमने उसको कैच लेने में कम से कम 3 सेकंड लगाए। कितने सेकंड लगाए? तो अब सोचो 300 का बल था, बल कितना था? 300। बदल क्या सकते? केवल समय बदल सकते। गेंद पे हमारा कोई वो नहीं, फाइनल वेलोसिटी तो उसकी जीरो होनी ही होनी, हमारे हाथ में आना है। वो कितने से आ रहा हम उसको नहीं बदल सकते, ना गेंद के मास को बदल सकते हैं। हम क्या कर सकते? हम केवल समय की हेरा फेरी कर सकते, केवल समय को बदल सकते। फिर हमने क्या किया? समय को लगभग लगा दिया कैच लेने में 3 सेकेंड। कितने सेकेंड लगाए? 3। अब बताओ 300 का था, 3 से डिवाइड करो, कितना बचा? केवल 100 न्यूटन। यहाँ पे 3000 लग रहा था और अब कितना हो गया? 3। और हमने कहा हमने कम से कम 5 सेकंड ले लेते तब तो और कम हो जाता डिवाइड, 60 न्यूटन का लगता। तो यही प्रयास करता है गेंदबाज कि उसको कम से कम लगे, इसलिए वो क्या करता है? तुरंत डायरेक्ट हाथ लगाता नहीं, कैच पकड़ता और ये पीछे करता है। क्यों? क्योंकि उसका फोर्स कम हो जाए। तो 2 चीज़ें तो हमारी समझ में आ गई कि अगर मैं समय को बढ़ा दूंगा तो जो इम्पल्सिव फोर्स है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। फिर दूसरी चीज़ समझ में हमने एक देखा था पॉइंट कि हम जैसे समय को घटा रहे थे तब इम्पल्सिव फोर्स क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। तो हमको दोनों ज़रूरत पड़ सकती। जब हमको इम्पल्सिव फोर्स क्या करना चाहिए? कम की ज़रूरत है तो हम क्या करते हैं? समय को बढ़ा देते हैं। और हमको इम्पल्सिव फोर्स ज़्यादा चाहिए तो क्या करते हैं? घटा देते हैं। पिताजी का थप्पड़ पड़ा गाल पे, एकदम कम सेकंड के लिए पड़ता है, 0.1 सेकंड लगा और क्या होता? पड़ा, निकल गया हाथ। तो वहाँ पे इम्पल्स क्या होता? बहुत ज़्यादा, कहे बहुत तेज थप्पड़ पड़ा। क्यों? क्योंकि बहुत कम सेकंड के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स तुम्हारे गाल पे क्या हुआ? आरोपित हुआ। तो हमको वहाँ पे उसकी जो आवेग है बहुत ज़्यादा महसूस होती। क्यों? क्योंकि बहुत कम समय के लिए पिताजी का जो है थप्पड़ गाल पे आता है। बात समझ पाए? तो और सारे एग्जाम्पल, जैसे दीवार में आपको कीली ठोकनी तो आप क्या करते हैं? उसको फोर्स हम कहते हैं कि हम दीवार पे कीली जो है 10 न्यूटन का बल लगा के ठोक सकते हैं। कितने न्यूटन का? 10 न्यूटन का लगाएंगे। और ये कीली है, ये क्या है? ये कीली है और ये दीवार में क्या हो जाएगी? ठुक जाएगी। लेकिन हमने 10 न्यूटन का फोर्स ऐसे दबाया और दीवार में कीली नहीं ठुकी, तो क्या कारण हो सकता था? यही कारण होगा। देखो, इम्पल्सिव फोर्स को कम करना था, हमने क्या किया? 10 न्यूटन का तो फोर्स लगाया। कितने न्यूटन का लगाया? 10 का। लेकिन वो क्यों नहीं लगी? क्योंकि चेंज ऑफ मोमेंटम में जो है क्या, और हमने उसी को स्पीड बढ़ाया एकदम से। अब वो 10 न्यूटन का क्या होगा? ऐसे लगा रहे हैं तो समय ले रहा है ना। और तुमको पता है जब भी ये समय लेगा तो चेंज ऑफ मोमेंटम हो जाएगा, तो संवेग परिवर्तन की दर क्या होगी? धीरे धीरे होगी। तो ये देखो, ये हमको फोर्स क्या मिलेगा? कम मिलेगा। और यही टी कम हो जाए, ये देखो ये आई कि हमने ऊपर से एक हैमर चलाया, उसकी कुछ वेलोसिटी है पहले कितने की, ऐसे हमने नहीं, हमें इसको ऐसे समझाना कि हमने एक हैमर ऊपर से मारा, इसके ऊपर हथौड़ा मारा, तो हथौड़े का क्या कुछ कंटेंट है, मात्रा है, मास होगा और उसकी कुछ वेलोसिटी होगी। और वो वेलोसिटी और मास मिला के क्या मोमेंटम बना रहा है।
मास और वेलोसिटी प्रोडक्ट क्या होता है, मोमेंटम संवेग। और इस संवेग परिवर्तन को क्या चाह रहे हैं हम, एकदम से जीरो हो जाए, कुछ समय लेगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इम्पल्सिव फोर्स कम हो जाएगा। और हम जब एकदम से जीरो करते हैं तो वो ज़्यादा तेजी से जाएगा। तो क्या करते हैं कि किसी चीज़ को हथौड़े के लेते हैं, एकदम से मार देते हैं, तो वो क्या होता है, कम समय में एकदम, है ना, अल्पकाल के लिए बहुत तेज़ी से पड़ता है, तो इम्पल्सिव फोर्स ज़्यादा होता है और कीली अंदर ठुक जाती है। और उसको धीरे धीरे हथौड़े के ले जाएँ और ऐसे ले जाएँ तो क्या होगा, समय ज़्यादा मिल जाएगा चेंज ऑफ मोमेंटम होने के लिए, तब इम्पल्सिव फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो कीली ठुकती नहीं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम लोग देखते जाते हैं। बात समझ पा रहे हो। तो इम्पल्सिव फोर्स समझ में आ गया कि खिलाड़ी कैच लेते समय हाथ को पीछे क्यों करता है, दीवार में हम कीली ठोकते समय ज़्यादा तेज़ी से क्यों मारते हैं, है ना, तो कम समय के लिए बहुत ज़्यादा बल आरोपित होता है। कोई खड़े हुए कोई बाइक सवार हमारे पैर के ऊपर से निकल गया तब हमको महसूस होता है, पिताजी का गाल के ऊपर जब थप्पड़ पड़ता है तब भी इम्पल्सिव फोर्स हमको महसूस होता है। तो बहुत सारे उदाहरण हैं। अब हम थर्ड लॉ किसके, न्यूटन पे जाने के पहले फोर्स की कुछ यूनिट और जानना चाहेंगे, ठीक है। जैसे यूनिट ऑफ फोर्स, तो एक यूनिट तो हमको समझ में ही आ गई थी, वो कौन सी थी, न्यूटन। न्यूटन के सम्मान में फोर्स, बल का मात्रक क्या कहा गया, न्यूटन कहा गया। क्या कहा गया, बोलो, न्यूटन कहा गया, ठीक है। क्या कहा गया, न्यूटन। ये देखो, तो बल का मात्रक, यूनिट ऑफ फोर्स, है ना, यूनिट ऑफ फोर्स के बारे में जानेंगे। बल का मात्रक, है ना, बल का मात्रक। तो बल का मात्रक क्या होगा, हमने सबसे पहले बता दिया कि MKS 3 सिस्टम होते हैं। हम केवल एक आप लोगों को पढ़ा रहे हो, कौन सा, MKS सिस्टम पढ़ाते हैं। कौन सा, जिसमें क्या जो लेंथ को किस में लेते हैं, मीटर में लेते हैं, और मास को केजी में लेते हैं, और टाइम को किस में लेते हैं, सेकेंड में। एक दूसरा होता है CGS सिस्टम होता है। कौन सा होता है, और तीसरा इसमें क्या होता है, इसमें लेंथ को सेंटीमीटर में लेते हैं, देखो C से सेंटीमीटर, मास को ग्राम में लेते हैं, टाइम को सेकंड में लेते हैं। और एक तीसरा सिस्टम होता है FPS सिस्टम। कौन सा होता है, FPS। इसमें जो क्या करते हैं, लेंथ को किस में मापते हैं, फीट में मापते हैं, देखो फुट, ये लिखा हुआ फीट। और जो मास है उसको किस में लेते हैं, P से, पाउंड में। और टाइम को किस में लेते हैं, सेकंड में लेते हैं। सब में टाइम सबका कॉमन, सेकंड में ले रहे हैं। केवल क्या बदल रहा है, मास बदल रहा है, और लेंथ, इसमें लेंथ किस में लेते हैं, मीटर में, MKS में। और CGS में लेंथ को किस में लेते हैं, सेंटीमीटर में। और FPS में क्या लेते हैं, लेंथ को किस में लेते हैं, फिट में लेते हैं। बात समझ पा रहे हो। और इसमें मास को किस में लेते हैं, पाउंड में। एक चैप्टर इंटर में आप लोग पढ़ेंगे, उसमें जो है मास को लेता है ना वो, तो किस में, पाउंड में। जो वजन होता है वो किस में लिया जाता है, पाउंड में। तो यहाँ तक कि हमारी बात समझ में आई। तो हम इन दोनों सिस्टम में, MKS सिस्टम में अभी हम लोगों ने निकाला था यूनिट ऑफ फोर्स, क्या आई थी, बोलो, क्या आई थी, ऐसे निकाले थे, F इक्वल टू क्या था, M इंटू A। तो यूनिट ऑफ F क्या हो जाएगा, किसकी यूनिट, यूनिट ऑफ M मल्टीपल यूनिट ऑफ A, यूनिट ऑफ A। ये निकाल चुके हैं लेकिन फिर से रिपीट किए थे। मास की यूनिट क्या है, केजी, और A की यूनिट सबको पता है क्या होती है, बोल दो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गुड, मीटर पर, मैं मान रहा हूँ आप लोग बता रहे हैं, तो क्या हो गई, यही केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसी को R करके हमने लिख दिया था क्या, न्यूटन। क्या, न्यूटन, ठीक है। यहाँ तक कि हमको समझ में आ गया कि ये किस में लेकिन लिखा गया है, MKS। देखो, मास को केजी में लिया गया है, और लेंथ को मीटर में लिया गया है, और टाइम को किस में लिया गया, सेकेंड में। तो ये किस में है, MKS में है। किस में है, MKS सिस्टम में जो है ये हुआ। अब दूसरी यूनिट, इसी को यूनिट को हमको लेना है किस में, CGS सिस्टम में। इन CGS सिस्टम, किस में, CGS सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति, सिस्टम मतलब पद्धति। तो इन CGS सिस्टम में क्या होगा, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। F इक्वल टू, यहाँ किस में लिए थे, M को किस में मानते थे, केजी में मानते थे। तो यहाँ पे केजी में न मानकर हम किस में मान लेंगे, बोलो, मास को किस में लेंगे, ग्राम में लेंगे। किस में लेंगे, ग्राम में। तो 1 ग्राम। और एक्सीलरेशन को किस में लेंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे मीटर में ना लेकर किस में लेते हैं, सेंटीमीटर में। किस में लेते हैं, देखो यहाँ पे मीटर लिखा, तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख देंगे, सेंटीमीटर। क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर। और समय वही सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। देखो
ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम इन दोनों के बीच का रिलेशन बना लें, इसके और इसके बीच का, इसके और इसके बीच का। देखो हम अब इस पहले वाली यूनिट को पहले लिखे रहे हैं, क्या आया था, F इक्वल टू, बोलो, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या आया था, F इक्वल टू kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और सबको पता है 1 kg 1 किलो में कितना, 1 किलोग्राम में कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। तो हम कितना लिख लेंगे, 1000 ग्राम। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, है ना। और समय वही रहेगा, समय में कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। अब बताओ, ग्राम सेंटीमीटर ही हो रहा है, देखो यहाँ भी ग्राम सेंटीमीटर, पूरा लिखना चाहो तो पूरा लिख लो, ग्राम सेंटीमीटर। अब कितने जीरो, 3 2 5, 5 जीरो को मतलब कितनी पावर लगाएंगे, 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही क्या लिखा हुआ है, ये किस में है, CGS में है ना। और इसी को हम डाइन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, डाइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइन। इसमें न्यूटन कहते हैं, इसमें क्या कहते हैं, डाइन। तो इसको हम क्या कह देंगे, पूरे को डाइन भी कह सकते हैं, 10⁵ डाइन। ठीक है, डाइन देखें नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा। हाँ, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसमें हम क्या कहेंगे, डाइन कहेंगे। इसका मतलब F इक्वल टू क्या हो जाएगा, डाइन हो जाएगा। लेकिन इसमें किस में होता है, न्यूटन पर इसमें होता है। और इसको हम क्या कहते थे, न्यूटन कहते थे। तो 1 न्यूटन, कितने न्यूटन, 1 न्यूटन किसके इक्वल आ गए हैं, 10⁵ डाइन। तो सोच लो डाइन बहुत ज़्यादा होती है ना। तो यहाँ तक कि हमारी एक बात तो समझ में आ गई। देखो ये फोर्स निकाल रहे थे ना, इसमें फोर्स किस में था, न्यूटन में था। और इधर किस में आया है, लिख लो, इसको लिख लो उधर, इसको न्यूटन में ही तो लिखते थे फोर्स, है ना। इसमें किस में था, न्यूटन में था। ठीक है, वही 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन। कभी कभी अगर आपसे पूछा जाए तो आपको ये याद होना चाहिए कि 1 न्यूटन कितने के बराबर होगा, 10⁵ डाइन के बराबर, है ना। फिर हम लोग मिटाते हैं, फिर अगले उसमें चलते हैं, किसमें, थर्ड लॉ पे, है ना। अब हम लोग क्या आएंगे, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन का कौन सा नियम, थर्ड नियम, है ना, न्यूटन का तीसरा नियम, है ना। हिंदी में लिख दिया है, अंग्रेजी में लिख लो, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। थर्ड लॉ न्यूटन का क्या कहता है, थर्ड लॉ न्यूटन का ये कहता है कि अगर हम किसी पर फोर्स लगाते हैं तो वो हमने अगर इस पर 10 का लगाया तो ये बोर्ड हमारे ऊपर भी कितने का लगाएगा, 10 का लगाएगा। बशर्ते क्या होगा कि मैंने अगर इस पर इस दिशा में लगाया, किधर, मान लीजिए ये दिशा किधर है, ईस्ट में, तो ये हमारे ऊपर किधर लगाएगा, वेस्ट में लगाएगा। या मैंने इस पर ऐसे लगाया तो ये इक्वल फोर्स लगाएगा, लेकिन इसकी अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में, किधर लगाएगा, विपरीत दिशा में। यही न्यूटन का कौन सा नियम है, तीसरा। मतलब कहता है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती। मैंने इस पर एक्शन किया एक बॉडी ने, तो ये दूसरी बॉडी जो है इस पर क्या करेगी, रिएक्शन करेगी। और दोनों के मैग्नीट्यूड क्या होंगे, इक्वल होंगे, बट डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। और इसी को हम लैंग्वेज दे देते हैं, क्या लिख सकते हैं, बोलो, कि थर्ड लॉ नहीं लिखेंगे, क्या लिख रहे हैं, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, है ना, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन के हिसाब से क्या होगा, बोलो, थर्ड लॉ इज आल्सो, फिर से व्याकरण त्रुटि ना निकालना है, थर्ड लॉ इज आल्सो नोन एज द लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। ठीक, एक्शन एंड रिएक्शन नियम कहा जाता है, दैट व्हेन टू बॉडीज दो बॉडी एक दूसरे जब इंटरेक्ट करती हैं ना, दे अप्लाई फोर्सेज टू वन अनदर, दिखाई दे रहा होगा, वन अनदर, दैट आर
डेट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड में कैसी होंगी? अगर मैंने इस पर 10 का लगाया तो ये भी हमारे ऊपर कितने का लगाएगा? 10 का मैग्नीट्यूड, है ना, इक्वल मैग्नीट्यूड। एंड डायरेक्शन कैसी होगी? अपोजिट होगी। एंड डायरेक्शन इज अपोजिट, है ना, डायरेक्शन इन अपोजिट, डायरेक्शन में कैसी होंगी? अपोजिट होंगी, ठीक है। अर्थात इसी को हम क्या कह सकते हैं कम शब्दों में? एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। यह तक कि किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मतलब हम क्या कह सकते हैं? न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार, न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार जब दो वस्तु एक दूसरे से टकराती हैं तो वे एक दूसरे पर बल आरोपित, एक दूसरे पर बराबर परिमाण के बल विपरीत दिशा में आरोपित करती हैं, ठीक है, आरोपित करती हैं। मैं बोर्ड पे अगर 10 न्यूटन का लगाऊंगा तो बोर्ड मेरे ऊपर 10 न्यूटन का भी लगाएगा, लेकिन दिशा क्या होगी? एक दूसरे के विपरीत होगी। इसी को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। इसी को मैंने सबसे ऊपर पहली लाइन लिखी अंग्रेजी में, क्रिया, ये अंडरलाइन कर लें, प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं, ठीक है। एक्शन रिएक्शन बहुत महत्वपूर्ण नियम, बहुत एग्जाम्पल बताए जाएंगे इसके। क्रिया प्रतिक्रिया के नियम भी कहते हैं। मैं एक दो एग्जाम्पल बताऊं या रहने दूं? कल बढ़ाता हूं, फिर एक्सरसाइज में जो न्यूमेरिकल बचे हुए हैं मैं उनको लगवा दूंगा। एक ऐसे समझा दे रहा हूं कि मैं जितना लगाऊंगा उतना मेरे ऊपर लगाएगा। एक अगर मेज पे बुक रखी हुई है तो अगर बुक जो है 10 न्यूटन का बल मेज पे लगाती तो मेज भी उस पर कितने न्यूटन का लगाएगी? 10 न्यूटन का लगाएगी। अब इस पे ना सोचना कि सर अगर मेज जो है उस पर 10 न्यूटन का लगा रही तो बुक ऊपर क्यों नहीं जाती है? क्यों? क्योंकि उसको बैलेंस करने के और बहुत सारे कारक होते हैं, मैं उनको भी बताऊंगा। फिर और बताया जाएगा कि जैसे कि हम कार को धक्का देते हैं तो कार भी हमारे ऊपर उतने विपरीत दिशा में बल लगाती है। तो इस पे भी ये तुम लोग कमेंट में सोच के बताना कि अगर मैंने कार पे बल लगाया, कार ने मुझ पर भी बल लगाया तो कार ऐसा क्या होता है कि कार मोशन में आती है कि नहीं आती? इस पे आप लोग बताना चाहेंगे, ठीक है, कमेंट में बताइएगा। फिर और बहुत सारे तीसरा उदाहरण कि कोई व्यक्ति जब नाव से कूदता है तो क्या होता है? नाव को पीछे धक्का देता है और खुद आगे की ओर जाता है ना। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। यही पहला एग्जाम्पल तुम लोग बताना, इसको कमेंट में आप लोग बताना चाहेंगे तो बताइएगा कि एक बुक अगर जो है किस पे रखी हुई, मेज पे 10 न्यूटन का बल वो लगा रही मेज पे, तो मेज भी उस पर कितने का लगाएगा? 10 न्यूटन का। तो बुक पे कितने न्यूटन का बल लग रहा है? 10 का। तो बुक ऊपर क्यों नहीं उठ जाती? चलिए आज ये समाप्त करते हैं। इसका आप लोग प्रयास करिएगा जवाब देने के लिए। बाकी कल जो है हम लोग न्यूमेरिकल पे आएंगे फिर, और यही इसी का जवाब के साथ आगे बढ़ेंगे। चलिए शुभकामनाएं सभी को।